अंश और आर्यन की बाहों में इस वक्त काव्य थी, पर आज उसकी सारी कोशिश से काम नहीं आ रही थी। वह कितना भी बचने की कोशिश कर रही हो, पर आज उसके भगवान भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। आर्यन और अंश की बस सिर्फ दो ऑप्शन थे। अगर वह अपनी दुश्मनी को चुनते तो शायद खुद को काव्य से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते, और अगर वह अपनी काव्य को सुनती तो हर पल उन्हें दुश्मन का चेहरा देखना पड़ता। उन दोनों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी राज्य थी जिसे सुनकर दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता। पर काव्य इन सारी चीजों से अनजान थी। उन्होंने काव्या को चुना। काव्या को उन्होंने एक अलग ही महल से मेंशन में ले गई, जो अभी तक काव्य इतने सारे मेंशनों में गई थी। यह उन सारे मेंशनों से काफी बड़ा और सुंदर था। काव्या ने कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर आज कोई साथ नहीं दे रहा था। वह दोनों काव्य से काफी प्यार करने लगे, पर कभी भी उन्होंने बिना काव्य की मर्जी के बिना उसे कभी भी हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह कुछ समय बीतने लगे थे। वहां एक मेड थी जिसका नाम माला था। माल बहुत समय से वहां काम करती थी। माला ने अंश और आर्यन के साथ काव्य को दिखा। उसे बहुत हैरानी हुई और खुशी भी थी कि उन्हें उनका काम से कम प्यार तो मिल गया। काव्या आर्य और अंश के ऊपर हमेशा गुस्सा करती थी, पर आर्यन और अंश ने कभी उनसे कुछ भी नहीं कहा था। इसी तरह एक दिन काफी बारिश हो रही थी। उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। जब यह बात आर्यन और अंश को पता चले, वह दोनों अपनी सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ काव्या के लिए आए थे। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने काव्य को चेक करके कहा, लगता है यह बारिश में कुछ ज्यादा ही भीग गई है, इसी वजह से इन्हें तेज बुखार हो गया है। इनके लिए मैं मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, और उनके सर पर आप लोग ठंडे पानी का पट्टी कीजिए। इन्हें होश में आने में काफी समय भी लग सकता है। यह बात सुनकर पहली बार ही सही, पर उन दोनों की आंखों में काव्य को खोने का डर साफ दिख रहा था। उन्होंने डॉक्टर के हाथ से मेडिसिन की पर्ची ली और उसे अपनी असिस्टेंट से मंगवाया। पूरे रात भर उन दोनों ने काव्य के सर पर पट्टी, और जब आर्यन और अंश को लगा कि काव्य का बुखार उतर रहा है, तब जाकर उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। अगले दिन जब काव्य की नींद खुली, तब उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसे कभी बुखार आया था। जब उन दोनों को अपने बगल में इस तरह सोए हुए देखा और अपने सर पर ठंडी पट्टी देखी, तो उसे सब समझ में आ गया कि रात में उसे शायद बुखार आया था। और दोनों को प्यार से काव्य पहली बार देखने लगी, और मन ही मन सोचा, कितनी प्यारी लगते हैं यह दोनों सोते वक्त पर। तभी आर्यन और अंश की आंखें खुल गईं। काव्या ने जल्दी से इधर उधर देखने लगी, पर आर्यन और अंश ने उसे ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया था। उन दोनों के चेहरे पर ना चाहते हुए भी छोटी सी स्माइल आ गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंश में काव्य के सर पर हाथ रखते हुए, कहाँ तुम्हारा बुखार उतर चुका है, जाकर फ्रेश हो जाओ। यह कहकर वह दोनों कमरे से चले गए। इसी तरह कुछ हफ्ते हो गए थे। कहते हैं आर्यन और अंश के साथ अब काव्य को भी अच्छा लगने लगा था। अब उनके साथ उसे सुकून मिलने लगा था। इसी तरह काव्या आर्यन और अंश की बाहों में बैठी हुई थी। सामने अंधेरी चांदनी थी जिसमें चंद चमक रहा था। काव्या ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो? अंश ने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। असिस्टेंट, तुम्हें कुछ हुआ, उसे दिन मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। आर्य ने कहा, मैं भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ। इस जन्म में किसी भी लड़की को मैं तुम्हारे सिवा आने नहीं दूंगा, और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। जिस दिन तुम्हें कुछ हुआ, उसे दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यह बात सुनकर काव्य उन दोनों के गले लग गई और कहा, मैं भी तुमसे मरते दम तक प्यार करूंगी। यह कहकर उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल। 2 दिन बाद रात के समय आज का मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब था। हर तरफ हवा चल रही थी और लग रहा था आज काफी जोर से बारिश होने वाला है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मानो आने वाली बर्बादी का आगाह कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों आज काव्य को काफी लग रहा था, मानो आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और आज इस कहानी का अंत होने वाला हूँ। काव्या ने धीरे धीरे अपनी अपनी कम लाइब्रेरी की ओर ले जाने लगी।
जब लाइब्रेरी में सुकून की तलाश में वह बैठ पाती, तभी उसकी नजर एक अजीब सी डायरी पर पड़ी, जो काफी अंदर पर हल्की फुल्की उसके पेज ही दिख रहे थे। काव्या को जानने की बहुत इच्छा हुई कि इस डायरी में ऐसा क्या है। काव्या ने उसे डायरी को खोल, सामने आर्यन और अंश की तस्वीर लगी थी। एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। देखकर कोई भी कह सकता था वह कितने करीब थे। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था यह लड़की कौन है। आज तक तो उसने कभी भी नोबेल में भी इस लड़की का जिक्र नहीं सुना था। काव्य नींद जब उसे देखा तो उसके नीचे सभी लोगों का नाम लिखा हुआ था। पहले आर्यन, दूसरा अंश और तीसरा उसे लड़की का नाम रुचिता। जब काव्या ने उसे डायरी को पढ़ने लगी तब उसे पता चला रुचिता आर्यन और अंश की बचपन की दोस्ती। रुचिता उन दोनों की बड़ी बहन जैसी थी। उसे समय आर्यन और अंश काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वह दोनों काफी मासूम हुआ करते थे। उनके दोस्त की चाची पूरे स्कूल में थी। सब कुछ बर्बाद धीरे धीरे तब होने लगा जब एक लड़का स्कूल में नया नया एडमिशन लिया था। वह उन्हीं की क्लास का था। उसे लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ एक इस किस्म का इंसान था, पर इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन तीनों की दोस्ती धीरे धीरे सौरभ से हो गई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कभी कभी सौरभ उनके घर आता था। सब कुछ एक झटके में बदल गया जब एक दिन अंश और आर्यन ने कहा घूमने के लिए कि मनाली चलते हैं। आर्यन, अंश और सौरभ रुचिता घूमने के लिए राजस्थान गए। राजस्थान में वह लोग किसी होटल में रुके हुए थे। उन्होंने बहुत मस्ती की, पर जिस दिन वह आने वाले थे उसके एक दिन पहले सौरभ कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद ना ही रुचिता को थी ना ही अंश और आरव को। उन दोनों की ड्रिंक में उसने नशे की गोलियां मिला दी, जिसके वजह से वह दोनों तो बेहोश हो गए और रुचिता के साथ उसने वह किया जो कोई सपने में भी नहीं सो सकता। वह सीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। वह बार बार आर्यन और अंश को आवाज दे रही थी, पर शायद आज अंश और आर्यन सुनकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसी दिन बहुत कुछ बर्बाद हुआ। किसी की उम्मीद टूटी, किसी ने अपने स्वार्थ के खाते किसी की जिंदगी तबाह कर दी। यह सिलसिला सुबह के 6:00 बजे तक हुआ। सौरभ ने हर जगह को आग लगा दिया और वह वहां से चला गया। जब आर्यन और अंश की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और हल्का हल्का उन्हें होश आने लगा, उनकी आंखों में पानी था, मानव वह हर चीज सुन सकते हो, पर उनके शरीर ने उनके साथ नहीं दिया। उसे समय बेड पर बेजान हालत में रुचिता सोई हुई थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखों से पानी भेज सूख चुके थे, मानो वह भी थक गए हों। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। हर जगह आग लग चुकी थी। आर्यन और अंश ने जैसे तैसे कर कर रात को खड़ा कर कर जब उनकी नजर रुचिता पर पड़ी तो उनकी आंखें नाम हो गईं और उनके पैरों ने दोबारा उनके साथ छोड़ दिया और वह धर्म से नीचे गिर गए। आर्यन और अंश को ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल में किसी ने 1000 सुई एक साथ चुबा दी हों। उन्हें अब सांस लेने में भी काफी तकलीफ होने लगी थी। वह रोते हुए रुचिता के पास गए और उसे पहले कर किया। वह बार बार रुचिता का नाम ले रहे थे। रुचिता, रुचिता उठो, या तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बोलो। पर शायद आज रुचिता कुछ बोलने वाली नहीं थी। आज वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। अंश और आर्यन ने रुचिता को कमरे से बाहर ले जाने की यूनाइटेड नेशंस दोनों ने काफी कोशिश की। कमरे में आग लग चुकी थी, पर जैसे तैसे कर कर उन दोनों ने रुचिता को उसे होटल से तो बाहर ला दिया। किसी की फोन से कॉल कर कर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और वह तीनों हॉस्पिटल चले गए। अस्पताल के अंदर आईसीयू रूम में रुचिता बेजान हालत में बेड पर पड़ी थी। बाहर आर्यन और अंश की बुरी हालत हुई थी। उन्हें एक एक पल मौत से बटर लग रहा था। डॉक्टर ने जब रुचिता की ऐसी हालत देखी तो पहली बार इतने सालों में उसे डॉक्टर के भी आंखों में आंसू आ गए। उसके हर जगह काटने नोचने पहुंचने के निशान थी, मानो किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर नहीं है। सब किया हूँ डॉक्टर। कुछ समय के बाद वह बाहर आया। अंशिनी रोनी गले से कहा, डॉक्टर डॉक्टर, रुचिता कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी बातों में मासूमियत साफ नजर आ रही थी, पर शायद इस बार डॉक्टर भी इसका जवाब देना नहीं चाहते थे। पर क्या करें, उन्हें जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा,
उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। कहना मुश्किल है कि वह जिंदा बच जाएगी या नहीं, और उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है वह जिंदा रहना भी नहीं चाहती। जब तक पर खुद से कोशिश ना करे, हमारी कोई भी मेडिसिन या कोई भी सर्जरी वर्क नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर आर्यन और अंश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी आइसक्रीम कुछ नर्स डॉक्टर डॉक्टर करके चिल्लाने लगी। डॉक्टर डॉक्टर, अंदर पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसने अपना नस काट लिया है। यह बात सुनकर आर्यन और अंश दौड़ते हुए आईसीयू के अंदर गए और रोते हुए कहा, रुचिता, तुमने क्या किया? देखा तुमने अपनी हालत कैसी बना रही हो। यह कहकर वह दोनों रोने लगे, पर शायद आज रुचिता जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर देना आर्यन और अंश, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैं इतना भरोसा किया और उसकी सांस उखड़ने लगी, और कहाँ उसने ही मुझे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि अब मेरी करने की वजह भी वही है क्या। कहकर उसने अपनी आखिरी सांसें की। उन दोनों के हाथ कांपने लगे थे। वह दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सॉरी रुचिता, हमारी गलती थी, हमें तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं था। वह बार बार अपनी गलती की माफी मांगने वालों पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रुचिता उन्हें छोड़कर चली गई थी। रुचिता का दिल का दर्द इतना गहरा था, मानो कोई भी सुन लेता तो उसका दिल दहल जाता। काव्या ज्वेलरी को पढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांपने लगे। क्या इतना बुरा किसी के साथ कैसे हो सकता है? कितना कुछ इन्होंने झेला है, और हमेशा मैं गलत कहती रही। इस लाइब्रेरी का दरवाजा किसी ने खुला, सामने और कोई नहीं, अंश और आर्यन थे। काव्या को इस तरह रोता देखकर अंश ने पूछा, क्या हुआ काव्या, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। आर्यन ने भी उसकी तरफ देखा, मानो जैसे पूछ रहा हूं। काव्या ने कुछ नहीं कहा। वह जाकर उन दोनों के गले लग गई। तुम दोनों ने कितना कुछ सफर किया है, मुझे माफ कर देना। तुम्हें मैं हमेशा गलत समझती रही। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह बात सुनकर आर्यन और अंश की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने काव्या को हैक कर लिया और कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमें नहीं समझ में आ रहा, बट प्लीज तुम हमसे कभी दूर मत जाना, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। काव्या ने आंखों में आंसू के साथ उन्हें देखा। उसके दिल में काफी दर्द होने लगा। उन दोनों की बातें सुनकर उन दोनों को गले लगाते हुए काव्या ने कहा, आर्यन, रुचिता की बात कर रही हूँ। यह बात सुनकर उन दोनों की हाथ पैर कांपने लगे, मानो उनका अति का कड़वा सच उनके सामने आ गया हो। काव्या ने कहा, मुझे यह भी पता है कि तुम दोनों दुश्मन कैसे बने। तुमने सिर्फ एक तरफा कहानी सुनी है। जब रुचिता मर गई थी तब तुम दोनों को लगने लगा कि यह सब तुम्हारी गलती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब पहले से ही सोची समझी साजिश से। रुचिता के घर वाले रुचिका की शादी एक अमीर बुद्ध इंसान से करवाना चाहते थे, पर रुचिता और शादी को करना ही नहीं चाहती थी। रुचिता के घर वालों को रुचिता के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। वह उसके लिए सिर्फ पैसे छापने की मशीन थी। वह हमेशा उसे मरते पीते थे, पर रुचिता ने कभी भी तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कभी तुम इन सारी चीजों में तुम दोनों पड़ो। और जिस दिन तुम दोनों घूमने जाने का प्लान बनाया, उसी दिन उनके घर वालों को पता नहीं कैसे पता चल गया। उसी दिन उन्होंने सोचा, ये शादी तो नहीं करने वाली, इस हम किसी को भेज देते हैं और इसे फिर मरवा डालेंगे। उन्होंने सौरभ को ही भेज दिया। ऊपर से सौरभ की तो गंदी नियत थी रुचिता के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ तुम दोनों तो बहुत अच्छे से जानते हो ना। और उसी दिन हॉस्पिटल में रुचिता ने खुद से अपना हाथ नहीं काटा था, वह किसी नर्स ने उसका हाथ काटा था। उसे दिखाने के लिए था कि वह अपने मर्जी से अपनी जान ले रही है। अगर वह जिंदा बच भी जाती तो उसके दवाइयां में जहर था, मानो उसे कैसे भी कर कर जान से मारना चाहते थे वह लोग। पहली बार ही सही, उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। काव्य के सामने वह लोग पहली दफा इस तरह रो रहे थे। वह दोनों अपने घुटनों के बल बैठ गए और काव्य की गोद में दोनों ने सरकार फूट फूट कर रोने लगे। हम कैसे दोस्त हैं, अपनी रुचिता को भी नहीं बचा सके और उसे इतना दर्द दिया जाता था, हमें कभी पता ही नहीं चला।
उनके दर्द को देखकर काव्य के भी आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ इन कुछ हफ्तों में आशिकी की शादी मनीष से हो गई थी। वह दोनों खुशी खुशी अब रहने लगे थे। धीरे धीरे आशिक को भी मनीष से प्यार हो गया था। यहाँ काव्य खुशी खुशी अब आर्यन अंश के साथ मेंशन में रहती थी। मानव, आर्यन और अंशी अब उसकी दुनिया थी। उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काव्य की फैमिली से काव्या ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह कभी नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि वह कहाँ है। इसी के साथ यह कहानी का दी और होता है।